हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिल स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जेडीडीबी आंतरिक और साथ में नेवी एमआर के लिए इंपॉर्टेंट से साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू करने वाले हैं और इसका पार्ट 2 है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इसका जो है ना आप इंग्लिश में भी करा दो, तो ओके, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट से इसको इंग्लिश में भी हैंड रिटेन नोट्स में बना दूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन को टाइप कराना एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि हैंड रिटेन नोट्स बनवा दूँ हिंदी इंग्लिश दोनों की। फिलहाल इसकी मैं पीडीएफ आपको रेगुलर देते जा रहा हूँ। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। पार्ट 1 का पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। पार्ट 2 का वीडियो के अपलोड होने के 3 से 4 घंटे के बाद मिल जाता है आपको, ठीक है। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, हाँ, आप लोग कोस्ट गार्ड नाविक का तैयारी कर रहे हो चाहे नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इनकी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, परीक्षा ऐप का, ठीक है। तो वहाँ से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। और हाँ, जब भी 50% डिस्काउंट लेना हो आपको, तो इस कोड को यूज़ कर लेना है, एग्जाम में A to Z50। जब भी कोई टेस्ट सीरीज बाई करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट सीधे आधे दाम पे मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई भी टेस्ट सीरीज वहाँ से बाई करते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो सितंबर स्पेशल है वही बाई करो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, कोस्ट गार्ड के लिए चाहे वो नेवी एमआर के लिए, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम एज इट इज़ वैसा क्वेश्चन दे रखा है सितंबर स्पेशल में। तो सितंबर स्पेशल टेस्ट सीरीज को बाई कर लेना इस कोड को यूज़ करके, जो आपको नीचे एग्जाम A to Z50 दिया हुआ है। चलो अभी हम क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था यहाँ तक 20 तक, बट 20 के अलावा छोड़ो 9 नंबर एक क्वेश्चन था, हमने बताया था F बराबर मतलब न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो मैंने जल्दीबाजी में बोल दिया था प्रथम नियम से, ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम से जड़त्व का नियम मिलता है, वो दूसरे द्वितीय नियम से F बराबर ma मिलता है, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। फिलहाल उसकी आंसर जो मैंने दी थी आंसर की पीडीएफ में, वो सही दिया था आपको, ओके। अभी देखो 21 नंबर क्या कह रहा है कि प्रसर्व तरंगे किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर प्रसर्व तरंगे की तरंगे विहजन की आवृत्ति परिसर क्या होती है, ठीक है। प्रसर्व तरंगे क्या है? जो तरंगे आप, जो चीजें आप सुन पा रहे हो उसको हम लोग प्रसर्व तरंगे कहते हैं, ठीक है। जिसको आप सुन पा रहे हो उसके बारे में बात की जा रही है, सॉरी, जो चीजें आप नहीं सुन पा रहे हो उसे प्रसर्व तरंगे कहते हैं। और जो चीज आप सुन सकते हो उसमें से प्रा हटा देंगे तो बचेगा क्या? श्रव्य तरंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग श्रव्य तरंगे। जो चीज हम सुन लेते हैं, जो सुन ही नहीं पा रहे हैं उसको कहेंगे 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है। अगर किसी भी अगर साउंड की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो चीज़ आप नहीं सुन पाओगे, उसी को हिंदी में हम लोग प्रश्रव्य तरंगे कहते हैं। जो चीज़ें हम सुन पाते हैं उसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, प्रश्रव्य और श्रव्य, तो याद रखना। प्रा लग जाए तो आप नहीं सुन पाओगे, श्रव्य लग फिर ठीक है, प्रा हट जाए तो आप सुन पाओगे। जब नहीं सुन पाओगे तो आप ऑब्वियस है कि 20,000 से ज़्यादा होगा तब नहीं सुनोगे। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगा तो उसको आप सुन पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ठीक है। शुष्क वायु कहने का मतलब ऐसी वायु जिसमें कोई भी नमी नहीं होती है, ठीक है। और जब नमी होगी ही नहीं तो वैसे कंडीशन में उसकी चाल क्या होगी, स्पीड क्या हो जाएगी? वो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 332 मीटर की डिस्टेंस जो है कवर कर लेगी साउंड, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है स्त्रियों की ध्वनि जो है पतली क्यों होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ देता है। और मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, उनको ये लगता है ना कि स्त्रियों की ध्वनि का धरात्व कम होता है इसलिए पतली होती है, लेकिन ये चीज़ नहीं है, गलत है। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, धरात्व को इंग्लिश में हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है, पिच, PITCH। तो ये जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना अधिक होगा उतना ही ध्वनि तीखा और पतला होगा, ठीक है। और जितना ही पिच को हम कम करेंगे ध्वनि उतना ही क्या होगा? मोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे विमेन का क्या होता है? पिच अधिक होता है, ठीक है। मेन का क्या होता है? कम होता है, ठीक है। और बच्चों का भी पिच अधिक होता है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ें थोड़ी सुरीली लगती है। तो यही रीज़न है, तो ये जस्ट उल्टा है, तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में गलतियाँ मत कर देना। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? देखो अब प्रतिध्वनि का मतलब इको, ठीक है ना। अगर मान लो आप लोग कहीं बोलते हो तो वो आवाज़ रिटर्न होकर वापस सुनाई देता है, ठीक है। मान लो कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है और इसमें एक बच्चा खड़ा है, कोई बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, उसकी साउंड वापस से रिटर्न होकर उसी को सुनाई दे रही है। तो मतलब एक मिनिमम या फिर एक सुटेबल डिस्टेंस क्या होना चाहिए इस बच्चे से बोलने से, इसके मतलब बोलने से और बोल रहे हैं और साथ में जहाँ से आवाज़ लड़के इस दीवार से लड़के वापस इसके कान में आ रही है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है अगर 17 मीटर होती है तो वो कहा जाता है कि बीच की दूरी यही होनी चाहिए, ठीक है ना।
अगर ऐसा 17 मीटर हुआ तो वो जो है स्पष्ट रूप से इको उसकी सुनाई देगी, ऐसा माना जाता है। चलो 25 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता अधिक होती है। यहाँ पे किरणें, किरण है ना, एक्स किरण है, एक्सरे है, परावैंगनी किरण है, गामा किरण है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सबसे वेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई, तो गामा किरण की। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, पिछली बार भी। तो गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो ये याद करके रख लेना। अभी देखो 26 नंबर क्या कह रहा है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एक समान होते हैं, इतना समझ लो। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना, ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड इक्वल होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर भी पूछा गया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये याद रखना, -40 डिग्री, माइनस कभी देखो ऑप्शन में 2-3 तरीके से दे दिया जाएगा आपको। 40 डिग्री दे देगा, -40 दे देगा, और भी कुछ कुछ दे देगा, 60 दे देगा, -60, या फिर 140 दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान देना, -40 डिग्री हमेशा होगा। अभी क्या कह रहा है, उष्मा का कह रहा है कि एसआई मात्रक क्या होता है। तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताओ। उष्मा का एसआई मात्रक होता है अपना जूल, ठीक है ना। और ये वाट बताना, जब मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन जो पूछूंगा उसका आंसर आप देते जाना। अगर मैं पूछूं वाट किसका एसआई मात्रक है तो आप बताओगे, ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था। अभी 28 नंबर क्या कह रहा है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। अब जरा कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को देखिए। और क्वेश्चन देखो, बच्चे बहुत सारे क्या करें ना, आप ए ऑप्शन पढ़ेंगे और ए आंसर कर देंगे, और एग्जाम में उनको मिल जाएगा 0 नंबर, क्योंकि आप सही हो, ठीक है, मैं मान रहा हूँ आप सही हो, फिर भी आपको नंबर यहाँ पे माइनस मिल जाए, माइनस मार्किंग मिलेगी। रीजन, क्योंकि सेंटीग्रेड में तो आपने सही चूज कर लिया, बी में क्या है आपको फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। तो हमको क्वेश्चन पूरा पढ़ने, ऑप्शन भी पूरा पढ़ने हैं, क्योंकि लास्ट में हमको दे रखा है ए एंड बी दोनों, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों सही है, क्योंकि सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर। और फ़ारेनहाइट में आप करो तो 98.6 डिग्री आएगी फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सही है, तो इसलिए ए और बी दोनों। तो इसलिए क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी पूरा पढ़ने की आदत डाल लो, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन गलतियां होंगी ज़्यादा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है आपको, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व मैक्सिमम होता है, ठीक है। देखो वॉल्यूम उसकी मिनिमम होनी चाहिए और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है कितने टेम्परेचर पे, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, एग्जाम में आपको -4 भी देगा, तो बच के रहना, -4 नहीं है वो, सिर्फ 4। जब भी वाटर का पूछेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। चलो आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे अपना, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। देखो गाइस, विशिष्ट उष्मा किसकी सबसे अधिक होती है, ये विशिष्ट उष्मा क्या होती है। जैसे देखो, किसी भी पदार्थ को, ठीक है, किसी भी मैटर को गर्म करने में जितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसको हम लोग उसको कहते हैं विशिष्ट उष्मा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बर्फ की विशिष्ट उष्मा बहुत कम होगी। रीजन जानते हो, रीजन क्या होता है कि देखो, मतलब इसका एग्जांपल देख लो आप लोग, कोई बर्फ को बिना आग पे रखे हुए रूम में ला दो तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, गर्म होकर पिघल जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इसकी विशिष्ट उष्मा कम हो गई। अच्छा, बालू को अगर धूप में छोड़ दो बहुत कम टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लोहा भी कम टाइम के अंदर गर्म होगा, लेकिन पानी गर्म होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के बाद छोड़ोगे धूप में, तब जाके गर्म होगा। ऑब्वियसली कि पानी की विशिष्ट उष्मा ज़्यादा है, पानी को इनकी अपेक्षा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए गर्म होने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो गूगल करके एक लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, विशिष्ट उष्मा की, कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम होती है। विशिष्ट उष्मा हो गई, गुप्त उष्मा हो गई, इंपॉर्टेंट पूछता है, बट यहाँ पे समझ लो आपको पानी की विशिष्ट उष्मा ज़्यादा होती है, और जल की अपेक्षा अगर गुप्त उष्मा पूछे तो वाष्प की गुप्त उष्मा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाती है। आगे देखो क्या कह रहा है, न्यूनतम संभव टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है। अब मतलब कहने का मतलब वह मिनिमम टेम्परेचर बताओ जिससे कि हम लोग उससे नीचे नहीं जा सकते, तो वो अपना क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे नीचे टेम्परेचर माना जाता है कि ऐसा मेजर नहीं किया जाता, ठीक है, मिनिमम -273 ही मेजर किया जाता है, ठीक है, ऐसा साइंस मानता है। तो आपको भी यही आंसर करना होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठोस में उष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि के द्वारा होता है। ठोस कहने का मतलब कोई भी ठोस चीज़, जैसे कि अपना लोहा हो गया, मान लो ये कि एक लोहा का टुकड़ा है, ठीक है, ये भरा हुआ पूरा अंदर से लोहा का टुकड़ा। अब इसमें हमको इस साइड से टेम्परेचर भेज रहे हैं, चाह रहे कि यहाँ तक पूरा गर्म हो जाए, तो वो किस मेथड से जाएगा, वो चालन, ठीक है। तो ठोस में चालन विधि के द्वारा उष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, सी। तो ठोस जब भी बोले तो चालन, ठीक है ना। अब ये चीज़ याद रखना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा, देखो अभी जस्ट मैंने बताया,
भले जल की क्या होती है, विशिष्ट उष्मा ज़्यादा होती है, लेकिन जल की अपेक्षा अगर गुप्त उष्मा पूछा जाए तो वाष्प की ज़्यादा होती है। तो वही बात है कि वाष्प जल की अपेक्षा भाप की जो होती है गुप्त उष्मा अधिक होती है। इसीलिए जल से मान लो गर्म पानी से जितना हाथ नहीं जलेगा उतना भाप से उससे ज़्यादा जल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। अभी देखो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस में चालन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण होता है। ठीक है, ठोस में चालन विधि के द्वारा होता है, लेकिन सूर्य से जब भी पृथ्वी पे उष्मा आता है तो वो विकिरण विधि के द्वारा आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, इतना समझ लो। जैसे जैसे है ना, सेम टू सेम ऑप्शंस के साथ उठा के पूछे जाएंगे। अभी देखो प्रकाश क्या है, कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या प्रकाश चारों ओर गमन करता है, ये बताओ। ऑब्वियस है कि प्रकाश चारों ओर, जैसे साउंड जो है उसकी जो है तरंग होती है वो सीधी रेखा में इस तरीके से गमन करती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ साउंड नहीं गमन करती है। एक तरीके से माना जाता है कि वो जो है ये प्रकाश जो है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंग है। ठीक है ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, किस माध्यम में। तो देखो अगर हम लोग वहीं पे ध्वनि की चाल अगर पूछे सर्वाधिक किस में होती है, जो जितना ठोस रहेगा उतना ही साउंड का उसमें स्पीड ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं पे लाइट की बारे में बात कर ली तो जितना ठोस कम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे कम ठोस टाइप का क्या फील आ रही है, कांच, पानी या फिर निर्वात। तो निर्वात मतलब वैक्यूम, तो वैक्यूम में प्रकाश की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, वहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर होगी, जो कि आपके पलायन वेग से भी ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे पलायन वेग बोल ही दिया, तो आप बताओ यहाँ पे पलायन वेग, कल मैंने पढ़ाया था पलायन वेग कितनी है, पृथ्वी की पलायन वेग कितनी है, ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ आप मुझे, कल अगर पढ़े थे तो, अगर याद है तो, पढ़ के याद हो रही है तो ये चीज़ बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बताओ किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे, देखो प्रकीर्णन क्या है, फैलाव। ठीक है, मान लो ये कोई कलर है, ये वायुमंडल में जितना ज़्यादा फैल जाएगा चारों तरफ, दूर से उतना ही कम दिखेगा। ठीक है, प्रकीर्णन जितना ज़्यादा होगा उसकी क्या हो जाएगी, अब एक तरीके से दूर से उतना ही कम दिखेगा। तो दूर से कम दिखने वाला कौन सा है, बेज़ियर-पिनाला नाम का ट्रिक सुना होगा, तो बैगनी का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और सबसे कम लाल का होता है, इसलिए लाल दूर से भी दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग इसको खतरे के सिंबल के लिए यूज़ करते हैं, डेंजर के सिंबल, ताकि लाल रंग दूर से ही दिखाई दे देता है। ठीक है, और बैगनी को अगर दूर से दिखाए तो बहुत सारे लोग को देखी नजर ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ है। तो सबसे, मैंने बताया नहीं आपको आंसर, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी में होता है। अभी देखो यहाँ पे वही अपूर्णांक भी वही चीज़ हो जाएगा, जिसका ज़्यादा एक तरीके से समझ लो प्रकीर्णन होगा, अपूर्णांक भी उसका ज़्यादा होगा, तो बैगनी का। अभी देख लो तरंग दैर्ध्य अगर पूछेगा किसका ज़्यादा होता है तो लाल का होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखो। अभी क्या कह रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, लास्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है गाइज, तो वो प्रकीर्णन के कारण होता है। क्यों भाई, सूर्य की किरणें क्या करती है, प्रकीर्णित हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आकाश हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, क्योंकि देखो सूर्य की किरणें जब समुद्र पे पड़ती है, वो वहाँ पे जो रेज निकलती है, मतलब जो कलर है वो चारों ओर प्रकीर्णन हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, वही सेम चारों ओर फैल के आकाश का रंग भी नीला ही दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यही कारण है आकाश का रंग नीला दिखाई देने का। तो बस यहाँ पे उतना मत डेप्थ में जाओ, यहाँ पे सिंपली प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलाव के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कहने का मतलब 20 कल किया आप लोगों ने, 20 आज कर लिया तो 2020 हो गए, कहने का मतलब 2020। अब फिलहाल हम लोग कल भी 20 क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम तक आपके मैं 500 क्वेश्चन करा के ही रहूँगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।